हाय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। अचिंत्या व्यक्त रूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्त जगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले कक्षा में चर्चा किया गया विषय का थोड़ा सा श्लोक पहले आवृत्ति कर लेते हैं अभ्यास के लिए, याद के लिए। उसके बाद नूतन विषय प्रारंभ करेंगे। आज कुछ सिद्धांत के विषय में, फलादेश की सिद्धांत विषय में चर्चा करना है, इसलिए मैं कंप्यूटर से ही जुड़ा हूं। संख्या योगाः सप्तसप्तर्क्ष संस्थि एकापायात बल्लकी दामपाशम केदाराख्यः शूल योगो युगम च गोलश्चान्यान पूर्व मुक्तान विहाय वीणा योगेन नृत गीत प्रियोर्थी दाम्नि त्यागी भूपतिश्चोपकारी पाशे भोगी सार्थ सच्छील बंधु केदाराख्ये श्री कृषि क्षेत्र युक्तः शूले हिंस्रः क्रोधशीलो दरिद्रः पाषाण्डीष्यात् द्रव्यहीनो युगाख्ये निस्वः पापी म्लेच्छयुक्तः कुशल्पी गोले जातश्चालशो अल्पायुरेव ओजे स्वर्केन्दुलग्नान् यजनिधिविपुमांश्चन्महाभाग्ययोगः स्त्रीणां तद्वेत्तेष्यात् शशिनिशुरगुरोः केन्द्रगे केशरीति जीवां त्यष्टारि संस्थे शशिनितुशकटः केन्द्रगे नास्ति लग्नात् चंद्रे केन्द्रादिगेर्कादधमसमवरिष्ठाख्य योगाः प्रसिद्धः। उसका फल महाभाग्ये जातः सकल नयनानंदजनको वदान्यो विख्यातः क्षितिपसित पतिरशित्यायोरमलः बधूनां योगेऽस्मिन् सति धनसुमाङ्गल्यसहिता चिरं पुत्रेः पौत्रेः शुभमुपगता सा सुचरिता केशरी वरिपुर्वर्ग निहंता पौढवाक् सदसि राजसवृतिः निर्घज्जिव्यति यशाः पटुबुद्धिस्तेजसा जयति केसरी योगे क्वचित् क्वचित् भाग्यपरिच्युताः सन् पुनः पुनः सर्वमुपेति भाग्यं लोके प्रसिद्धो परिहार्यमन्तः शल्यं प्रपन्नाः सकटेति दुःखी कष्टमध्यमवराहुय युगे द्रव्यवाहन यशः सुख संपत् ज्ञानधि विनय नैपुण्य विद्या त्याग भोगज फलान्यपि तद्वत् चंद्राद्वा वसुमानस्तथोपचयगैर्लग्नात् समस्तैः शुभैः चंद्राद्व्योम्न्यमलाहुयाः शुभखगैर्योगो विलग्नादपि जन्मे से सहिते विलग्नपतिना केन्द्रेऽधिवित्रक्षगे लग्नं पश्यति कश्चिदत्र बलवान् योगो भवेत् पुष्कलः योगो भवेत् पुष्कलः तिष्ठेयुः स्वगृहे सदा वसुमती द्रव्यान्यनल्पानपि क्ष्मेषः स्यादमले धनी सुतयशः सम्पद्युतो नीतिमान् श्रीमान् पुष्कलयोगजो नृपवरेः सम्मानितो विस्मृताः स्वकल्पाम्बरभूषिताः शुभवचाः सर्वोत्तमः स्यात् प्रभुः सर्वोत्तमः स्यात् प्रभुः रुचक भद्रक हंसक मालवाः ससका इति पंच च कीर्तिताः स्वभवन उच्चगतेषु चतुष्टये क्षितिषुतादिषु तान् क्रमशो वदेत् दीर्घास्यो बहुशाः शाप्तविभवः सूरोरिहन्तावली गर्विष्ठो रुचके प्रतीत गुणवान् सेनापतिर्जित्वरः आयुष्मान शकुशाग्रबुद्धिरमलो विद्वज्जन श्लाघितो भूपो भद्रकयोगज्योतिविभवश्चास्थानकोलाहलः हंसे सद्भिरभिष्टुताः क्षितिपतिः शङ्खाब्जमस्याङ्कुशैः चिह्नैः पादकराङ्किताः शुभवपुर्
मुष्टान्न भोग धार्मिका पुष्टांगो धृतिमां धनी सुतबधो भाग्यान्वितो वर्धनो मालव्ये सुखभोग सा सुवाहन यशा विद्वान् प्रसन्नेन्द्रिया सस्ताः सर्वजनीः सुहृत्य बलवान् ग्रामाधिपो वा नृपो दुर्वृत्ताः ससयोगजोऽन्यवनिता वित्तान्विताः स्वख्यवान् लग्निन्दोरपि योगपञ्चकमिदं साम्राज्यसिद्धिप्रदम् ते स्वेकादिषु भाग्यवान् नृपशमो राजा नृपेन्द्रोऽधिकाः विधोस्तु सुनफा दुर्धराः स्वरिप्फो भया स्थिते वीरविभीर्ग्रहैरितरथातु केमद्रुमः हेमत्वेसि चतुष्टये ग्रहयुतेऽथ केमद्रुमो नाहीति कथितोऽथवा हिमकरात् ग्रहैः केन्द्रगैः स्वयम् अधिगतवित्तः पार्थिवत्तत्समो वा भवति सुनफायां धीधनख्यातिमांश्च प्रभुरगद शरीरः शीलवान् ख्यातकीर्ति विषय सुख शुभेशो निर्वृत्तश्चानफायाम् उत्पन्न भोगा सुखभाग् धनवाहनाढ्य त्यागान्वितो धुरुधरा प्रभव सभृत्यः केमद्रुमे मलिन दुःखित नीचसी निष्वाहा प्रेष्याः खलाश्च नृपते रपि वंशजाताः हित्वेन्दुं सुभवे शिवाश्युभयचर्याख्याः सोरिप्पो भय स्थानस्थैः सवितुः शुभैः शुरशुभैः ते पापसंज्ञाः स्मृताः सत्पार्श्वे शुभकर्तरित्युदयभे पापैस्तु पापाभयो लग्नाद्वित्तगतिः शुभैस्तु सुशुभो योगो न पापेक्षितैः योगो न पापेक्षितैः। यहाँ तक हम लोग चर्चा कर लिए थे और इसमें बल्लकी से लेके संख्या योग, सप्त संख्या योग, महाभाग्य योग, पुष्कल योग एवं रुचक भद्र हंस मालव्य शशक पंच महापुरुष योग, शकट योग, केमद्रुम सनफानफ धुरधरा केमद्रुम बेशी बाशी उभयचरी, ये सभी लगभग कई सारे विषय हम लोगों का वर्तमान तक हो गया है। इसमें आप लोगों के सामने एक कुंडली बना हुआ है। इसमें वृष लग्न है। वृष लग्न में चंद्रमा तृतीय भावस्थ है। तृतीय भाव से बृहस्पति षष्ठ स्थान में स्थित है। षष्ठ स्थान में बृहस्पति रहने से एवं चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं रहने के कारण यह केमद्रुम एवं शकट योग के लक्षण है। केंद्र में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले कक्षा में? केंद्र में चंद्रमा स्थित ना हो एवं चंद्रमा से केंद्र में यदि शुभ ग्रह विद्यमान नहीं हो तभी शकट योग का लक्षण घटित होता है। तो इस कुंडली में ये जो पहला वाला कुंडली वृष लग्न का कुंडली है, इसमें केमद्रुम लक्षण घटित हो रहा है या नहीं घटित हो रहा है, यह प्रश्न है आप लोगों के लिए। चंद्रमा से षष्ठ स्थान में बृहस्पति विद्यमान है, शकट योग से युक्त है एवं चंद्रमा से द्वितीय द्वादश में कोई भी ग्रह नहीं है, उससे क्या योग लक्षण होता है? कौन सा योग? केमद्रुम योग। तो केमद्रुम योग का भंग का विषय हम लोग क्या पढ़े हैं? यहाँ इस कुंडली में विश्वजीत जी, इस कुंडली में केमद्रुम योग है या नहीं है?
हाँ, वही कह रहा हूँ। तो ये चर लग्न है, चर राशि में मेष राशि में बुध और शुक्र दोनों शुभ ग्रह, चंद्रमा से केंद्र में शुभ ग्रह, अशुभ ग्रह रहने से भी केमद्रुम योग का क्या होता है? भंग हो जाता है। तो शकट योग है या नहीं है? शकट योग का भंग होगा क्या अखिलेश जी? है, शकट योग है, परंतु केमद्रुम योग का भंग होगा। ये शुक्ल पक्ष के जन्म है, क्योंकि सूर्य से पंचम स्थान में चंद्रमा बैठा है, एवं दिवा जन्म है, क्योंकि लग्न से तृतीय भाव में सूर्य है। सूर्य से कोई योग है क्या? हम लोग पिछले कक्षा में वेसी वासी उभयचर योग पढ़े हैं जितेंद्र जी। इसमें वेसी योग है, सूर्य से द्वितीय स्थान में बुध शुक्र होने के कारण वेसी योग है। एवं और कोई राजयोग है क्या इस कुंडली में? केदार योग तो है, पुष्कल योग है क्या? ममता मैडम है या क्या? ना चले गए? ममता मैडम है। मैडम इसमें पुष्कल योग है क्या? पुष्कल योग के लक्षण इस कुंडली में, प्रथम कुंडली में पुष्कल योग नहीं है। पुष्कल योग का लक्षण क्या है? पुष्कल योग का लक्षण विश्वनाथ जी, पुष्कल योग का लक्षण क्या है? ठीक है, नीतू मैडम पुष्कल योग का लक्षण क्या है? जितेंद्र जी पुष्कल योग का लक्षण? जन्म लग्न का अधिपति एवं चंद्र स्थित राष्ट्राधिपति। यहाँ चंद्र स्थित राष्ट्राधिपति चंद्र ही है, क्योंकि वो कर्क राशि है। एवं जन्म लग्न का अधिपति शुक्र है। ये दोनों यदि एक साथ हो, केंद्र में हो, एवं अधिमित्र घर में बैठे हो, लिख लीजिए, जिसको पता नहीं है वो लिखे, नोट करें। दोनों जन्म राशि अधिपति जैसे चंद्रमा शुक्र एक साथ बैठे हो, एकस्थ हो, ठीक है, एवं केंद्र में हो, अधिमित्र के राशि में हो, कोई भी बलवान ग्रह लग्न को देख रहा हो, उसमें पुष्कल योग का लक्षण घटित होता है। नेक्स्ट, दूसरे कुंडली में बता दीजिए पुष्कल योग का लक्षण घटित हो रहा है क्या? ये जो कर्क लग्न की कुंडली, दूसरे द्वितीय नंबर कुंडली में द्वितीय नंबर कुंडली में तिरुपति व त्रिपुरा, हाँ, तिरुपुरी, ठाकुर जी, ठाकुर जी बाजी, इसमें ये द्वितीय नंबर कर्क लग्न की कुंडली में पुष्कल योग का लक्षण घटित हो रहा है क्या? प्रश्न है। जितेंद्र जी, क्यों? इसका कारण क्या है? हाँ,
और लग्न का स्वामी भौम के राशि राशि विनिर्मय संबंध हो रहा है परस्पर में। एवं लग्नाधिपति राष्ट्राधिपति लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है एवं बलवान ग्रह भी लग्न को देख रहा है। पुष्कर योग का लक्षण यह भी होता है, पिछले कक्षा में हम लोग चिंतन किए हैं, लग्न बलवान हो एवं चंद्रमा भी बलवान हो। चंद्र स्थित राशि एवं लग्न दोनों यदि बलवान हो तभी पुष्कर योग का संपूर्ण लक्षण घटित होगा। जैसे हम लोग यहाँ चिंतन कर रहे हैं तो लग्न तो बलवान है, परंतु परंतु चंद्र स्थित राशि के ऊपर जन्म राशि का अधिपति का पूर्ण दृष्टि है। यहाँ एक बार ध्यान पूर्वक देखिए, मैं राहु को हटा दिया एवं केतु बुध को हटा दिया हूं। राहु चंद्रमा के साथ युति होता है तो निश्चित रूप में चंद्र राहु ग्रस्त का प्रभाव रहता है। राहु ग्रस्त से चंद्र शत्रु प्रभावित होता है, उससे बलहीनता का लक्षण प्राप्त होता है। यहाँ सूर्य से 8वें घर में चंद्रमा रहने के कारण ये कृष्ण पक्ष के द्वितीया अथवा तृतीया अथवा किस समय का जन्म है, द्वितीया तृतीया चतुर्थी कृष्ण पक्ष के जो पूर्ण चंद्रमा है। चंद्रमा इस क्षेत्र में बलवान होता है एवं चंद्र स्थित राशि जैसे मंगल वृश्चिक राशि का अधिपति, कर्क लग्न में वृश्चिक राशि का अधिपति कौन है, ये वृश्चिक राशि होगा। यहाँ वृश्चिक राशि का अधिपति मंगल है। मंगल एक तो लग्न को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, क्यों, क्योंकि मंगल का चतुर्थ दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, सप्तम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है और अष्टम दृष्टि भी पूर्ण दृष्टि होता है। तो मंगल सूर्य जो युति है, सूर्य उच्चस्थ भी है, सूर्य अधिमित्र के राशि के साथ मंगल अपने स्वगृहस्थ भी बैठा हुआ है, तो राष्ट्राधिपति बलवान है, लग्नाधिपति भी बलवान है, भले ही नीचस्थ हो, परंतु पूर्ण चंद्रमा शुभ चंद्रमा के रूप में हम लोग जानते हैं। नीचस्थ होने के बाद भी अतिमित्रों के दृष्टि से दृष्ट है। पापग्रह, यहाँ मंगल पापग्रह है, परंतु हम लोग पराशरी व पराशर के मत को अन्वेषण करेंगे तो पापग्रहों को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। केंद्राधिपति दोषस्तु बलवान गुरु शुक्रयो हो तदनु बुध तदनु चंद्रो भी, शुभ ग्रह ही केंद्राधिपति का दोष करवाते हैं, परंतु केंद्र के अधिपति यदि पापक ग्रह हो जाए वो दोष युक्त नहीं होते हैं। तो मंगल को दशम भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगेगा। मंगल यदि दशमाधिपति का दोष नहीं लगेगा, मंगल की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ के ऊपर, लग्न के ऊपर एवं पंचम स्थान स्वस्थान के ऊपर होगा। और तीसरा नियम क्या है ना, जब केंद्राधिपति त्रिकोणाधिपति कोई पापक ग्रह हो जाए वो योग कारक ग्रह के रूप में फल प्रदान करता है। कर्क लग्न में मंगल योग कारक ग्रह है और कर्क लग्न में सूर्य के साथ मित्र उच्च है, मित्र के साथ दोनों बैठे हुए हैं एवं मंगल का पूर्ण दृष्टि लग्न के ऊपर, चतुर्थ स्थान के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर भी है। एवं चंद्रमा का पूर्ण दृष्टि शुभ ग्रहों से पूर्ण दृष्ट है। शुक्र शुभ ग्रह है, शुक्र शुभ ग्रह का पूर्ण दृष्टि चंद्रमा का भी, चंद्रमा के ऊपर भी है और बाकी किसी पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं है। मित्र से दृष्ट है परंतु किसी भी पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं है, जिस कारण से चंद्रमा भी लग्नाधिपति बलवान हो जाता है। इससे भी पुष्कल योग की लक्षण घटित होता है। यही चंद्रमा यदि हम लोग थोड़ा सा चेंज कर दें इसको, इसमें मैं चंद्रमा को रखूं
एवं स्थान में सूर्य के साथ शुक्र, इसमें बृहस्पति, इसी प्रकार बुध चतुर्थ स्थान में स्थित हो, तो इससे पुष्कल योग की संपूर्ण लक्षण हम लोगों को घटित होगा। क्यों? इसको देखिए एक बार, इसमें पुष्कल योग क्यों घटित हो रहा है और क्या क्या योग है इसमें, और कौन सा योग है? है रुचक महापुरुष योग, ठीक है, धन्यवाद। रुचक महापुरुष योग भी है। हाँ, शासक महापुरुष योग, रुचक एवं शासक भी है, शासक महापुरुष योग। और क्या है, और कौन सा योग है? पुष्कल योग भी होगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि चंद्रमा मंगल यहां दोनों, चंद्र स्थित राष्ट्राधिपति मंगल है एवं चंद्रमा लग्नाधिपति है, दोनों मित्र के राशि में, अधिमित्र के राशि में स्थित है। उसको अधिमित्र भी कह सकते हैं, मित्र के राशि में स्थित है। चंद्र मंगल दोनों मित्र होते हैं। और बलवान शशक योग से युक्त बलवान ग्रह का पूर्ण दृष्टि लग्न के ऊपर है। इससे निश्चित रूप में पुष्कल योग घटित होता है यहाँ। हाँ, काहल योग के लक्षण हम लोग पढ़े नहीं है, काहल योग है इसमें, काहल योग का लक्षण भी नहीं पढ़े हैं, परंतु एक सनफा योग है क्या? सनफा योग है क्या? क्योंकि चंद्रमा से द्वितीय स्थान में बृहस्पति बैठा है, उससे सनफा योग भी है। और सूर्य से द्वादश में बुध बैठने से कौन सा योग? शुभवासी योग, वासी योग हो गया। चंद्रमा से एवं सूर्य से चंद्रमा षष्ठ स्थान से होने से कौन सा योग है? वरिष्ठ योग भी है। इसमें पाश योग है क्या? पास योग भी है। और कौन सा योग हम लोग पढ़े हैं जो योग इसमें है? जो सब योग पढ़े हुए हैं इसमें कौन सा योग है? ये दिन में जन्म अथवा रात्रि में जन्म है? ठीक है, क्योंकि महाभाग्य नहीं बन पा रहा है। अच्छा, महाभाग्य योग बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा यदि मीन राशि में बैठेगा तभी निश्चित रूप में महाभाग्य योग भी बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट कुंडली को थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं, उसके बाद पराशरीय मत को देखेंगे। इसमें कभी भी हम लोग कोई भी भाव अथवा भाव का स्वामी के ऊपर बहुत जोर देते हैं, और भाव के स्वामी का दृष्टि सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। जैसे यहाँ मंगल का दृष्टि पिछले में विचार किए, मंगल का दृष्टि लग्न में भी है, मंगल का दृष्टि सप्तम भाव के ऊपर भी है, मंगल का पूर्ण दृष्टि पंचम भाव के ऊपर है। उससे मंगल दशमस्थ कुलदीपक योग को भी उत्पन्न करवाता है, उससे बहुत वृद्धि होती है, प्रशंसा व पराक्रम, इस सब एक प्रकार की वृद्धि कर्म क्षेत्र में
सभी प्रकार की वृद्धि का चिंतन हम लोग करते हैं। जब कोई भी भाव अपने स्वामी द्वारा दृष्ट हो तो उस भाव की निश्चित हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि कहते हैं। चाहे भाव का स्वामी नैसर्गिक रूप में पापी ग्रह होना क्यों, वो मंगल हो अथवा शनि हो, उससे भी हम लोग क्या कहते हैं, वृद्धि का विचार करते हैं। अधिक हो जाए बलवान, तभी अपने स्वामी द्वारा दृष्ट भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव भी युति अथवा दृष्ट हो तो तभी निश्चित रूप में वो भाव क्या होता है, बलवान हो जाता है। जैसे आप लोग बृहद जातक ग्रंथ पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया है होरा स्वामीर गुरुर ज्ञामिक्षित युता नान्यश्च वीर्योत्कटा। होरा मतलब यहाँ भाव को लिया गया है, कोई भी भाव, किसी भी भाव यदि होरा स्वामी, होरा का स्वामी मतलब लग्न व भाव का स्वामी, जिस भाव का हम लोग विचार कर रहे हैं 12 भावों में से जिसका फलादेश हम लोग विचार कर रहे हैं, उस भाव का स्वामी गुरु से एवं बृहस्पति से बुध से, गुरुर ज्ञ, गुरु बृहस्पति ज्ञ बुध, गुरुर ज्ञ वीक्षित युता, वीक्षित हो मतलब दृष्ट हो अथवा युत हो, लिखना है तो इसको नोट कर लीजिए। होरा स्वामी गुरुर ज्ञ वीक्षित युता नान्यश्च वीर्योत्कटा। किसी भी भाव का जब हम लोग फलादेश कर रहे हैं, उस भाव का स्वामी यदि उसी भाव को देख रहा है, जैसे यहाँ पंचमेश मंगल पंचम स्थान को देख रहा है, तो भाव की फल क्या होती है, वृद्धि होती है। और उसके साथ साथ बृहस्पति से यदि दृष्ट हो जाए एवं बुध से यदि दृष्ट हो जाए, जैसे आप लोग इस द्वितीय नंबर कुंडली में विचार करें तो बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि भी कहाँ है ना, पंचम स्थान के ऊपर है, और बुध का दृष्टि हो जाता अथवा बुध उसी स्थान में यदि बैठ जाता है, होरा स्वामी गुरुर ज्ञान विक्षेतयुता नन्निश्च वीर्योत्कटा। पंचम स्थान से जो भी विचार किया जाता है, पंचम स्थान से संतान का विचार किया जाता है, सुत, संतति, विद्या, बुद्धि, ज्ञान, तंत्र, मंत्र, स्मृति शक्ति, इस सभी का विचार इसमें क्या होगा ना, संपूर्ण फल घटित होगा, पंचम स्थान जन्य संपूर्ण फल घटित होगा। क्यों? क्योंकि ना होरा स्वामी मतलब पंचम भाव का स्वामी उस भाव को, पंचम भाव को ही देख रहा है, एवं बृहस्पति का भी दृष्टि है, पूर्ण दृष्टि है, और बुध पंचम भाव में युत है, और सूर्य शुक्र भी, सूर्य मित्र है, पंचमेश का मित्र है क्योंकि मंगल का मित्र है, और शुक्र भी शुभ ग्रह है। ये सभी शुभ ग्रहों का संबंध यदि किसी भी भाव में हो जाए, तभी निश्चित रूप में हम लोगों को क्या कहना चाहिए, वहां अधिक से अधिक शुभ फल का चर्चा व शुभ फल का विषय कहना चाहिए। समझ में आ गया होगा इसमें। और अभी तीसरे कुंडली में चलते हैं, तृतीय नंबर कुंडली में आपके सामने तृतीय वाला कुंडली है, थोड़ा सा बड़ा बना देता हूं, तीसरा कुंडली को आप लोग थोड़ा चिंतन करें। तीसरे कुंडली में ये लगभग किसी किसी पुस्तक में जवाहरलाल नेहरू जी का कुंडली कहा जाता है, प्रमाण नहीं है, उसके बाद फिर देखते हैं। यहाँ दशम भाव का हम लोग विचार करते हैं। दशमाधिपति कौन है? मंगल है, नहीं? दशमाधिपति कर्क लग्न होने के कारण इसमें भी मंगल था, इसमें भी मंगल है। इसमें मंगल की दृष्टि है क्या दशम स्थान के ऊपर? अष्टम दृष्टि है। अष्टम दृष्टि क्योंकि तृतीय स्थानस्थ मंगल का पूर्ण दृष्टि अष्टम भाव के ऊपर है, मेष के ऊपर दृष्टि है। यद्यपि नैसर्गिक मित्र ये पापिक ग्रह है मंगल, है ना, दशम भाव के ऊपर दृष्टि है। और किस किस का ग्रह का दृष्टि है? हाँ, गुरु, धन्यवाद। गुरु और केतु का भी पंचम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है। और किसका दृष्टि है? वाह, बुध और शुक्र का भी सप्तम दृष्टि। यहाँ दशम भाव क्या हो जाएगा? बलि हो जाएगा। उससे कर्म प्राप्ति व आधिपत्य व प्रभुता सभी प्रकार की वृद्धि होगी या नहीं?
तो होराश्वामी गुरुर्ज्ञामिष्यदयुता नान्यश्च वीर्योत्कटा, जो बृहद जातक के नियम है, सभी ग्रंथों में भी ये नियम लिखा रहता है। फल दीपिका में कोई श्लोक अंश है, मुझे अभी याद नहीं आ रही है, फल दीपिका में भी लिखा है, जातक पर्यात में भी लिखा है। उस प्रकार के नियम सभी ग्रंथ में प्राप्त होता है। प्रश्न ग्रंथ में भी देखेंगे तो उसमें भी यही नियम प्राप्त होता है। कोई भी भाव उसी भाव के स्वामी से दृष्ट हो जाए एवं बुध बृहस्पति से दृष्ट हो जाए, शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। इसमें शुक्र नहीं बताया गया है किसी ग्रंथ में, परंतु हम लोग यहाँ शुक्र को भी ले रहे हैं क्योंकि शुक्र शुभ ग्रह के रूप में हम लोग जानते हैं। यहाँ भी देखा जाए तो इसमें चंद्रमा कर्क लग्न है, चंद्रमा से केंद्र में शुक्र स्वगृहस्थ होने से मालव्य योग भी उत्पन्न करवा रहा है। चंद्रमा से शनि द्वितीय में होने से उसको पापी सनफा भी कहते हैं, एवं द्वितीय द्वादश में लग्न से द्वितीय द्वादश में पाप ग्रह रहने से कौन सा योग बनता है? राहु इधर है, शनि इधर है, कौन सा योग है? पाप कर्तरी है। और सूर्य से द्वितीय द्वादश में यहाँ बुध शुक्र है, यहाँ गुरु केतु है, इससे कौन सा योग बनेगा? उभयचरी योग बनेगा। पाप कर्तरी उभयचरी, ये पाप कर्तरी तो अशुभ है, लेकिन उभयचरी जो है वो शुभ योग यहाँ बन रहा है। एवं मालव्य योग भी शुभ है। यहाँ कर्म स्थिति में भी शुभ योग बन रहा है। और कौन सा योग है इसमें, इस कुंडली में हम लोग जितना पढ़े हुए हैं, जो जो विषय सब पढ़े हैं, बल्ल की दाम पाश केदार, इसमें से दाम योग है। धन्यवाद। महाभाग्य योग बन रहा है, महाभाग्य योग बन रहा है। धन्यवाद है। महाभाग्य योग कैसे बना ये मैं कह रहा हूं, जवाहरलाल नेहरू जी का कुंडली है। यदि कोई पुरुष का कुंडली हो तभी इसमें महाभाग्य योग बन सकता है क्या? यदि स्त्री जातक होता तभी महाभाग्य योग बन जाता। यदि ये स्त्री का कुंडली होगा तभी निश्चित रूप में महाभाग्य योग है, क्योंकि समराशि है, चंद्रमा भी समराशि में स्थित है, सूर्य भी समराशि में स्थित है और रात्रि जन्म है, क्योंकि लग्न से पंचम स्थान में सूर्य बैठा है, इसका मतलब रात्रि जन्म है। ये शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है? कौन से पक्ष में जन्म है? कृष्ण पक्ष का जन्म है। धन्यवाद है। वरिष्ठ योग बन रहे हैं, वरिष्ठ योग बन रहे हैं। हाँ, तभी यो यो भावः स्वामी युक्तो दृष्टवा तस्य तस्यास्ति वृद्धि ही, ये भी पृथु यशा के मत है। उस मत के अनुसार यहाँ निश्चित रूप में शुभ ग्रहों का बलाधिक्य है। और पिछले कक्षा में हम लोग विचार किए थे, थोड़ा पराशरीय मत कुछ चर्चा किए हैं। 5 प्रकार के लक्षण याद है सभी को, कक्षा में जो थे उपस्थित। चंद्रमा केंद्र में होने से सकट योग नहीं बन रहा है, ठीक है, धन्यवाद। सकट योग नहीं बन रहा है। पिछले कक्षा में हम लोग पराशरीय वचन 5 लक्षण के विषय में चिंतन किए हैं। कौन सा? केंद्र, उसके बाद त्रिकोण, उसके बाद त्रिषणाय, द्विद्वादश एवं अष्टम। पराशर ने लघु पाराशरी ग्रंथ में अथवा बृहद पाराशरी ग्रंथ में इन 5 बिंदुओं को लेके 12 भावों का एक आकलन फलादेश के लिए किए हैं। केंद्र मतलब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दशम, 1, 4, 7, 10, तनु, सुख, जाया एवं कर्म, केंद्र भाव। तो केंद्राधिपति, केंद्र के स्वामी नैसर्गिक यदि शुभ ग्रह होते हैं वो कभी भी शुभ फल नहीं देते हैं, ये वचन है। नोट करना है तो नोट कर लीजिए।
यदि केवल याद करना है, याद भी कर लीजिए, ये नियम है। क्या नियम है ना? केंद्र के स्वामी शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बृहस्पति, उन दोनों को अधिक से अधिक दोष लगता है। उससे कम दोष लगता है बुध को, बुध से कम दोष लगता है चंद्रमा को। शुभ ग्रह केंद्राधिपति, अधिपति होने का, स्वामी होने का उनको क्या लगता है ना? दोष लगता है। परंतु पापक ग्रहों को नहीं। क्या है? पापक ग्रहों को केंद्राधिपति दोष नहीं लगता है। ये केंद्र का विचार है, उसको हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। परंतु त्रिकोण कहने से, त्रिकोण क्या क्या है? 1, 5 और 9। त्रिकोण 1, 5, 9 त्रिकोण जैसा बनेगा। लग्नाधिपति, पंचमाधिपति एवं नवमाधिपति। लग्न शरीर व तनु, पंचम संतान विद्या बुद्धि एवं नवम भाग्य एवं धर्म का विचार किया जाता है। तीनों त्रिकोण के नाम पे आख्यात है, प्रख्यात है। और त्रिकोण स्थान का अधिपति कोई भी हो, पापक ग्रह हो अथवा शुभ ग्रह हो, वो हमेशा के लिए क्या करते हैं? शुभ फल देते हैं, सर्वदा शुभ फल देते हैं। कौन? त्रिकोण भाव के अधिपति। याद रखना है ये नियम को, ये भी पराशरीय वचन है, नियम है। उसके बाद कहते हैं द्वितीय एवं द्वादश। द्वितीय द्वादश के लिए क्या कहते हैं? द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी यदि द्वितीय द्वादश भाव के स्वामी, ये तीसरे विषय में, तीसरे में चर्चा करते हैं, ये अशुभ फल देते हैं। कब ना? जब द्वितीय को मारक स्थान कहा जाता है, द्वादश तो ऐसे ही व्यय स्थान है, यह अशुभ फल देते हैं। परंतु सूर्य चंद्रमा नहीं। यदि एक राशि स्वामी सूर्य चंद्रमा, एक एक राशि, सिंह का स्वामी सूर्य, कर्क का स्वामी चंद्रमा, जैसे यहां लग्न कर्क लग्न है तो द्वितीय स्थान का अधिपति सूर्य है, तभी सूर्य द्वितीयाधिपति होने के कारण वो अशुभ फलप्रद नहीं होगा। द्वितीय स्थान से कुटुंब का विचार किया जाता है। सूर्य तथा चंद्र के बल के अनुरूप हम लोग उसको प्रादेश में विचार करें। जैसे यहाँ सूर्य बलवान है, क्योंकि बुध शुक्र गुरु सूर्य के दोनों तरफ बैठे हैं, उभयचरी योग बना रहे हैं, तो सूर्य द्वितीयाधिपति है। इस द्वितीयाधिपति अशुभ प्रभाव को नहीं देता है। परंतु जो जो दो दो राशियों के अधिपति है, दो दो राशियों के अधिपति कौन है? मंगल, बुध, बुध गुरु शुक्र शनि, भूमादि पंचतारा ग्रह, जो जो दो दो राशियों के अधिपति होते हैं, द्वितीयाधिपति और द्वादशाधिपति होने के कारण वो उस स्थान में अशुभ फल देते हैं। परंतु जैसे द्वादश इतर, द्वादश इतर मतलब जैसे यहां मिथुन राशि है, कर्क लग्न में मिथुन राशि का अधिपति कौन है? बुध है। एवं तृतीयाधिपति भी बुध। तृतीयाधिपति द्वितीयाधिपति दोनों बुध होने के कारण द्वादश इतर भाव का, कन्या राशि का तृतीय भाव का अधिपतित्व में बुध का फल को हम लोग शुभत्व के और विचार करेंगे, परंतु व्यवभाव के रूप में नहीं। तृतीय भाव के अनुसार वो भ्रातृ अथवा पराक्रम वृद्धि करवा सकता है, लेकिन व्यवभाव होने के कारण जिसके साथ संबंध बना रहा है बुध शुक्र दोनों एक साथ है, तो इस शुक्र के लिए बुध यहाँ संपूर्ण लाभप्रद नहीं होगा। दैन्य नामक योग आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, दैन्य नामक योग को उत्पन्न करेगा बुध शुक्र के साथ मिलने के कारण।
शुक्र अकेला होता तभी मालव्य योग का संपूर्ण फल प्राप्ति होती, परंतु बुध के साथ मिलकर रहने से यहाँ बुध शुक्र की युति व्यभाव के लिए बुध हानिप्रद रहेगा और तृतीय भाव के लिए बुध लाभप्रद रहेगा। इस प्रकार हम लोग विचार करें तो द्वादश इतर राशि स्थित हो तो उसमें वो फलप्रद होगा, परंतु यदि द्वादश भाव में स्थित हो जाए निश्चित रूप में हानिप्रद होगा। ये है द्वितीयाधिपति एवं द्वादशाधिपति के लिए है। और द्वितीय स्थान सप्तम स्थान को मारक स्थान लघु पाराशरी में कहते हैं। जैसे अष्टम का विचार चतुर्थ नियम में क्या कहते हैं, अष्टम का विचार करते हैं। यहां कर्क लग्न में अष्टम स्थान कौन है, कुंभ राशि का है। अष्टमेश कौन हुआ, शनि हुआ, है ना। अष्टमात अष्टमम, अष्टमम मृत्युर, अष्टमात अष्टमम मृत्युर तयोरपि वे स्थानम मारक स्थानम उच्यते। लघु पाराशर में ये वचन मिलता है पराशर मुनि के द्वारा। अष्टम से अष्टम स्थान को भी मृत्यु स्थान कहा जाता है। जैसे अष्टम भाव का अधिपति शनि, तृतीय भाव का अधिपति बुध, मृत्यु भाव का अधिपति शनि भी है, मृत्यु भाव का अधिपति बुध भी है। उन दोनों के व्यभाव मतलब यहाँ मृत्यु स्थान और अष्टम स्थान का व्यभाव मकर राशि, स्थान में तृतीय भाव का व्यभाव इस राशि में सिंह राशि है। कर्क लग्न होने के कारण यहाँ कौन सा राशि होगा, जहां शनि बैठा है। समझ रहे हैं ना, आवाज आ रही है, आप समझ रहे हैं विषय को क्या। तो क्या कहा ना, अष्टम हो गया मृत्यु, अष्टम का अष्टम भी मृत्यु है। तो यहाँ अष्टम का व्यभाव मकर राशि, मकर राशि का अधिपति भी शनि है, शनि मारकेश, एवं मृत्यु स्थान का मृत्यु जो तृतीय भाव है उसका अधिपति बुध, मृत्यु भाव का अधिपति बुध है, उसका मारक स्थान का अधिपति सूर्य है। मारक स्थान संस्थिति ही शनि ही प्रबल मारकेश। शनि यदि मारक स्थान में स्थित हो जाए, शनि खुद ही मारक जैसा प्रभाव देता है। यहाँ तो खुद शनि मारकेश है, फिर से द्वितीय स्थान में बैठ जाता है, और द्वितीय स्थान को सबसे अधिक मारक स्थान कहा जाता है। तयोरपि वे स्थानम मारक स्थानम उच्यते। और सप्तमा द्वितीयम प्रबल मारक मारक का विचार हम किस लिए करते हैं, आगे कल की कक्षा में मारक का विचार कहाँ किया जाता है, क्यों किया जाता है, उसका चिंतन करेंगे। केवल इतना नोट कीजिए, यहाँ द्वितीय भावाधिपति सूर्य एवं सप्तम भावाधिपति शनि, ये दोनों मारकेश हो गए, इसलिए ये चतुर्थ नियम है। चौथा या तृतीय नियम हुआ, चौथा नियम हो गया। पांचवा नियम क्या है ना, त्रिषडाय। क्या कहते हैं, त्रिषडाय के अधिपति कभी भी शुभ फल प्रद नहीं होते हैं। पंचम नियम क्या है, त्रि मतलब तृतीय, षड मतलब षष्ठ, आय मतलब एकादश। जैसे यहाँ तृतीयाधिपति बुध, षष्ठाधिपति बृहस्पति, अष्टमाधिपति एकादशाधिपति शुक्र। तृतीय षष्ठ एकादश स्थान के स्वामी कोई भी हो, शुभ ग्रह हो अथवा पाप ग्रह हो, वो पापी ही कहलाते हैं। एकादश स्थान धन के लिए हानिप्रद नहीं है, एकादश लाभ स्थान है, आय स्थान है, धन धान्य वृद्धि के लिए उत्तम है,
परंतु एकादश का अधिपति स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए हानिप्रद होता है। जैसे अष्टम भाव का अधिपति पापी ग्रह होने से बलवान यदि है तभी आयु प्रदायक है, परंतु व्यक्ति को उस दशा अंतरदशा में निर्धनी बनाता है, धनहीनता होता है। सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, ये भी नोट कर लीजिए। सूर्य एवं चंद्रमा को अष्टम भाव का अधिपति होने का दोष नहीं लगता है। ठीक है, क्या विचार कर रहे थे? तृतीय, षष्ठ एवं एकादश। तृतीय, षष्ठ, एकादश का अधिपति कोई भी हो, शुभ ग्रह होने से भी वो पाप फलप्रद होगा, अशुभ ग्रह होने से भी वो पाप फलप्रद होगा। इस कुंडली में आप यदि चिंतन करेंगे बुध के लिए, तो बुध इस कुंडली में एक तो मृत्यु का भी अधिपति है, और दूसरा तृतीय होने के कारण भी अशुभ प्रद हो गया, और तीसरा व्यय भाव का अधिपति होने के कारण भी अशुभ प्रद हो गया। तो संपूर्ण रूप में सुख स्थान में बुध शुक्र के साथ मिलने के कारण शुक्र अशुभ भावाधिपति के साथ मिलकर बैठा हुआ है, यह चिंतन करना है। और शुक्र भी एकादश का अधिपति है, वो भी भले ही धन के लिए फायदा होगा। यहाँ शुक्र बुध की युति धन धान्य वृद्धि के लिए निश्चित लाभप्रद है, परंतु शारीरिक सुस्तता के लिए नहीं, शारीरिक कष्ट उत्पन्न करेंगे शरीर में। शुक्र महादशा में, बुध अंतरदशा में, अथवा बुध महादशा में शुक्र अंतरदशा में निश्चित रूप में शनि प्रत्यंतरशा चल रहा हो, उस समय मृत्यु का कष्ट होगा, विपत्ति का कष्ट होगा। इस प्रकार फलादेश में हम लोग ये सारा नियम को चिंतन करते हुए फलादेश करते हैं। आज बहुत समय हो गया है, ये कक्षा को ही विराम देंगे। यदि कोई किसी के मन में कोई प्रश्न हो, प्रश्न करें, नहीं तो कक्षा को यही विराम दे रहे हैं। नोट्स बना लीजिए। ठीक है, आगे की कक्षा में जब जब मैं योगों की चर्चा करूंगा, उस समय पराशर के नियम का भी चर्चा करते रहूंगा, उससे आपका भी अभ्यास हो जाएगा। जैसे क्या कर रहे हैं, पुराने योगों को भी चर्चा कर रहे हैं, नए योग भी पढ़ रहे हैं, उससे क्या क्या हो रहा है, हमारा रिवीजन भी हो रहा है, हम लोग कुछ नया नया सीख रहे हैं। उसी प्रकार ये जितने लक्षण आप लोग नोट्स बनाए हैं, इस नोट्स को बना के एक बार रीडिंग कर लीजिए। बाकी आगे जाके जब कभी कुंडली का हम लोग विवेचन करेंगे, उस समय ये पराशरीय नियम को भी चिंतन करेंगे, उसके साथ साथ योगों का भी लक्षण देखेंगे, तभी हमारा फलादेश और सुदृढ़ होने लगेगा। ठीक है, धन्यवाद है सबको। क्या कह रहे हैं? ये पीडीएफ नहीं भाई, मैं पढ़ा रहा था किसमें, ये एक विंडो व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड में टाइप करते करते पढ़ा रहा था। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, उसको भेज दूंगा, उसको भेज दूंगा। ठीक है, ठीक, प्रणाम प्रणाम। चलिए, धन्यवाद है।